हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 ऑफ आईपीसी की, जिसमें सेक्शन 107 से लेकर 120 तक देखेंगे। ये चैप्टर अबेटमेंट से रिलेटेड है। अबेटमेंट का सिंपल सा अर्थ है उकसाना। अब देखिए, सबसे पहले सेक्शन 107 में अबेटमेंट ऑफ अ थिंग दिया हुआ है, जिसके हिसाब से अबेटमेंट में इतनी सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले है इंस्टिगेशन ऑफ एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, मतलब किसी पर्सन को कोई पर्टिकुलर चीज करने के लिए भड़काना। दूसरे नंबर पे है एक या एक से अधिक लोगों को लेकर कॉन्स्पिरेसी कंडक्ट करना और उस कॉन्स्पिरेसी के तहत कोई इलीगल एक्ट या फिर इलीगल ओमिशन करना इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। इसके बाद है इंटेंशनली एड्स बाय एक्ट और इलीगल ओमिशन, मतलब कोई कार्य करने में मदद करना। इसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन करके या फिर विलफुल कंसीलमेंट करके ऑफ अ मटेरियल फैक्ट, यदि कोई एक्ट कॉज करता है या फिर उसके लिए अटेम्प्ट करता है तो भी उसको इंस्टिगेशन माना जाएगा। मतलब इंस्टिगेशन इंक्लूड्स मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर कंसीलमेंट। अब इसको समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए एक पब्लिक ऑफिसर है जिसके पास अथॉरिटी है फ्रॉम द कोर्ट ऑफ जस्टिस टू एप्रीहेंड जेड। अब बी नोइंगली ऐसा मिसरिप्रेजेंटेशन कॉज करता है कि ए को ये लगे कि सी ही जेड है, जिसके चलते ए सी को अप्रहेंड कर लेता है। अब यहाँ पे ए को अरेस्ट तो करना था जेड को, लेकिन उसने अरेस्ट कर लिया सी को। यहाँ पर यह माना जाएगा कि बी ने अबेटमेंट किया है, क्योंकि उसने ए को भड़काया था फॉर अरेस्टिंग सी। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 के हिसाब से यदि आप किसी एक्ट या फिर ओमिशन के लिए फैसिलिटेट करते हैं तो भी यह माना जाएगा कि आपने उस एक्ट के लिए मदद प्रोवाइड की है। अब मदद प्रोवाइड करने का अर्थ है अबेटमेंट करना। अब इसी से जुड़ा हुआ एक केस आता है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अबेटमेंट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए यदि कोई ऐसा एक्शन किया जाता है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को एड किया गया हो या फिर फैसिलिटेट किया गया हो फॉर एंडिंग हिज और हर लाइफ, तभी उसको अबेटमेंट में काउंट किया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, यह अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से रिलेटेड है, यानी कि सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेक्शन 108 में अबेटर की डेफिनेशन दी गई है, जिसके हिसाब से यदि कोई पर्सन किसी ऑफेंस को अबेट करता है और यदि वो एक्ट कॉज हो जाता है तो जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसको अबेटर माना जाएगा। अब देखिए, इलीगल ओमिशन करने के लिए यदि अबेटमेंट किया गया है तो भी उसको अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस माना जाएगा। यही चीज एक्सप्लेनेशन 1 में दी गई है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 में दिया गया है कि अबेटमेंट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि जो एक्ट अबेट किया गया है वो कंप्लीट हो चुका हो या फिर हम कहें कमिट हो चुका हो। अबेटमेंट इन इटसेल्फ इज एन ऑफेंस, और इसी वजह से जो पर्टिकुलर ऑफेंस है उससे इसको अलग रखा जाएगा। इलस्ट्रेशंस को देखें तो सबसे पहले दिया गया है कि ए बी को भड़काता है फॉर मर्डरिंग सी, लेकिन बी इस बात को रिफ्यूज कर देता है, तो भी ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट। इसी का दूसरा सिनेरियो दिया गया है कि अगर ए बी को भड़काता है और बी उस इंस्टिगेशन के परसुएंस में डी को स्टैब कर देता है, लेकिन डी मरता नहीं बल्कि ही रिकवर्स फ्रॉम हिज वुंड्स, तो भी ए के ऊपर अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस का चार्ज लगेगा। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 3 के हिसाब से जिस पर्सन ने अबेटमेंट किया है उसका केपेबल होना जरूरी नहीं है या फिर उसका नॉलेज और इंटेंशन सेम होना जरूरी नहीं है इन ऑर्डर टू बी एन अबेटर। अब देखिए, लॉ के अंतर्गत केपेबिलिटी की बात करें तो इसके ऊपर इलस्ट्रेशन में दिया गया है कि ए चाइल्ड या फिर ल्यूनेटिक व्यक्ति को कोई भी इलीगल एक्ट करने के लिए अबेट करता है। अब देखिए, लॉ के अंतर्गत चाइल्ड या फिर ल्यूनेटिक कोई भी ऑफेंस करने के लिए केपेबल नहीं है। अब यहाँ पर वो चाइल्ड या फिर ल्यूनेटिक व्यक्ति चाहे एक्ट करे या फिर नहीं, ए को गिल्टी माना जाएगा ऑफ अबेटिंग एन ऑफेंस। इसके बाद इलस्ट्रेशन है कि ए विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड इंस्टिगेट्स बी, जो कि एक चाइल्ड है अंडर दी 7 years ऑफ एज। अब ये जो अबेटमेंट था इसका ऑब्जेक्टिव जेड की डेथ कॉज करना था और बी ने इस अबेटमेंट के फर्दरेंस में जेड की डेथ कॉज कर दी। अब यहाँ पर बी जो कि एक चाइल्ड है वो खुद तो लॉ के अंतर्गत केपेबल नहीं है ऑफ कमिटिंग एन एक्ट, लेकिन फिर भी ए लायबल होगा एज इफ बी इज केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। ध्यान रखिएगा, इन सभी डिस्कशंस का मतलब सिर्फ एक है कि जो अबेटर है और जिस व्यक्ति को अबेट किया गया है दोनों के इंडिविजुअल एक्ट्स अलग अलग हैं। सेम चीज यहाँ पर एक अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के लिए बताई गई है। ये इलस्ट्रेशन पिछले इलस्ट्रेशन की तरह है।
अब एक्सप्लेनेशन 4 में इसी चीज को क्लैरिफाई किया गया है कि अगर अबेटमेंट के लिए अबेट किया गया है तो भी वो ऑफेंस होगा। मतलब मान लीजिए ए ने बी को इंस्टिगेट किया टू मर्डर डी, बी ने खुद मर्डर करने की बजाय सी को इंस्टिगेट किया फॉर मर्डरिंग डी। अब यहाँ पर 2 स्टेप्स में अबेटमेंट है और ऐसे केस में ए और बी दोनों को ही गिल्टी माना जाएगा। यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दी गई है, यही चीज इसके बाद के इलस्ट्रेशन में दी गई है। ए इंस्टिगेट्स बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, मतलब 2 लेवल्स पे इंस्टिगेशन है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन 5 में अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के बारे में दिया गया है और ये कहा गया है कि ऐसी कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होने के लिए सब्जेक्टेड व्यक्ति का खुद ऑफेंस करना जरूरी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी में इंगेज हो रहा है, यही सफिशिएंट होगा इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। अब इस चीज को समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए और बी मिलके जेड को पॉइजन करने का प्लान बनाते हैं। अब इसमें ए ने एग्री कर लिया कि ही विल एडमिनिस्टर द पॉइजन। दूसरी तरफ बी ने पूरा प्लान सी को एक्सप्लेन किया, लेकिन ए को मेंशन नहीं किया। अब सी ने इस पूरे प्लान के लिए अग्री कर लिया एंड ही अग्रीड टू प्रोक्योर द पॉइजन, और उसने बी को वो पॉइजन डिलीवर कर दिया। इसके बाद ए ने जेड को ये पॉइजन एडमिनिस्टर कर दिया, जिसकी वजह से जेड की डेथ हो गई। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ए और बी के बीच में और बी और सी के बीच में कॉन्स्पिरेसी अकर हुई, मतलब ए और सी एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी ए और सी को कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा माना जाएगा इन ऑर्डर टू मर्डर जेड। इसके बाद सेक्शन 108A दिया गया है, जिसके हिसाब से अबेटमेंट तो इंडिया में हुआ है, लेकिन जो ऑफेंस हुआ है वो भारत के बाहर हुआ है। अब ऐसे केसेस में भी जो इंस्टिगेशन का एक्ट है उसको अबेटमेंट माना जाएगा। यही चीज इस सेक्शन में दी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो इलस्ट्रेशन दिया गया है ये थोड़ा ऑब्सोलीट है, बिकॉज गोवा इज नाउ पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। सेक्शन 108 1898 में आया है और ये इलस्ट्रेशन उसी परिप्रेक्ष्य में है, इसीलिए गोवा की जगह अगर हम लोग घाना रख लें तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। अब ए भारत में है और उसने बी को इंस्टिगेट किया, हु इज अ फॉरेनर इन घाना, फॉर कमिटिंग अ मर्डर इन घाना। अब यहाँ पर जो एक्ट है वो भारत के बाहर हुआ है, लेकिन फिर भी एक गिल्टी होगा फॉर अबेटिंग दी मर्डर। इसके बाद है सेक्शन 109। अब ध्यान रखिएगा कि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि चाहे एक्ट कमिट हुआ हो या फिर नहीं, हम अबेटमेंट का ऑफेंस मानेंगे, लेकिन ये सेक्शन एक एक्सेप्शन है, बिकॉज यहाँ पे उन ऑफेंसेस के बारे में दिया गया है जिसके अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में वो इलीगल एक्ट या फिर ओमिशन कमिट किया गया हो, और ऐसे ऑफेंस के लिए कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है। सवाल ये बनता है कि ऐसे केसेस में जहां पर कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन ना दिया गया हो वहां पर पनिशमेंट क्या मिलेगी। तो देखिए इसी के ऊपर ये प्रोविजन कहता है कि जो भी पनिशमेंट ऑफेंस की होगी वही पनिशमेंट उस अबेटर को भी मिलेगी। अब एक्ट कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, इसका क्या अर्थ है? देखिए यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं, एक तो इंस्टिगेशन, दूसरा कॉन्स्पिरेसी और तीसरा एड। अगर इन तीनों चीजों को करने की वजह से यदि कोई एक्ट होता है तो उसको एक्ट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट माना जाएगा। अब देखते हैं हम सेक्शन 1010 ऑफ आईपीसी को। अब अभी तक हमने पढ़ा था कि जो अबेटेड पर्सन है और जो अबेटर है दोनों की इंटेंशन अलग अलग हो सकती है, और इसी बारे में यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का अबेटमेंट किया गया है और उस व्यक्ति ने कोई डिफरेंट एक्ट कर दिया फ्रॉम दी अबेटर तो उस केस में क्या होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए ए ने बी को उकसाया कि आप सी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करिए, और जब बी ने सी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की कोशिश की तो उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पर ए की इंटेंशन अलग थी और जो एक्ट कमिट हुआ उससे जो रिजल्ट निकला वो अलग था। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बी के ऊपर मर्डर की लायबिलिटी बनेगी, लेकिन सवाल ये बनता है कि ए क्या लायबल होगा, बिकॉज जो उसका इंटेंट था एक्ट उससे अलग है। इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि जो एक्ट कमिट हुआ है उसी के तहत अबेटर को पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी। फिर 111 में है लायबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। अब ये सेक्शन सेम इसके पहले वाले सेक्शन की तरह है और यहाँ पर भी जो एक्ट कमिट किया गया है उसके लिए अबेटर को लायबल माना जाएगा। ध्यान रखिएगा कि सेम मैनर और सेम एक्सटेंट माना जाएगा, मतलब ये मान लिया जाएगा कि उस अबेटर ने जो एक्ट कमिट हुआ है उसी के लिए अबेटमेंट किया था, लेकिन सेक्शन 110 के अलहदा यहाँ पर प्रोवाइजो दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर सेम 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि इंस्टिगेशन, एड एंड कॉन्स्पिरेसी।
मतलब अगर आपने ये 3 चीजें की हैं तो ये सेक्शन आपके ऊपर लागू होगा। इसके अलावा अबेटर को पता था कि उसके अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस की वजह से ऐसा एक्ट हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि ए ने बी को उकसाया कि आप सी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करिए। अब ए को यहाँ पर पता था कि सी की डेथ भी हो सकती है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज अबेटमेंट। ध्यान रखिएगा कि ऐसे केस में ही ए लायबल होगा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए ने एक चाइल्ड को इंस्टिगेट किया फॉर पॉइजनिंग द फूड ऑफ जेड और उसी के चलते उसने उस चाइल्ड को पॉइजन प्रोवाइड किया, लेकिन गलती से उस चाइल्ड ने जेड को पॉइजन करने की बजाय वाई को पॉइजन कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ए की इंटेंशन वाई की डेथ कॉज करने की नहीं थी, बट उसको इस बारे में पता था कि उसके इस एक्ट की वजह से किसी न किसी की मृत्यु हो जाएगी, यानी कि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था। अब ए उसी तरीके से लायबल होगा जैसे कि उसने उस चाइल्ड को इंस्टिगेट किया था फॉर पॉइजनिंग वाई। मतलब एक्चुअल इंटेंशन तो ए की थी जेड को पॉइजन करने की, बट क्योंकि वाई पॉइजन हो गया है इसलिए मान लिया जाएगा कि ए ने वाई की डेथ कॉज करने के लिए ऐसा किया था। अब पिछले इलस्ट्रेशन में विक्टिम अलग अलग थे और इसी वजह से एक्ट अलग अलग था, लेकिन यहाँ पर एक्ट इन इटसेल्फ अलग अलग है। ए ने बी को इंस्टिगेट किया टू बर्न जेड्स हाउस। अब ए ने आग तो लगा दी, लेकिन उसी के साथ साथ उसने जेड की प्रॉपर्टी पे थेफ्ट कमिट किया। ऐसे केस में ए को गिल्टी माना जाएगा फॉर बर्निंग द हाउस ऑफ जेड, लेकिन थेफ्ट बी ने अपनी कैपेसिटी में की है और इसी वजह से ए लायबल नहीं होगा फॉर द अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट, बिकॉज यहाँ पर ए का इंस्टिगेशन जेड का घर जलाने के लिए था और उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस थेफ्ट नहीं हो सकता। अब यहीं पर मान लीजिए सारी ही चीजें सेम दी रहती और ये लिखा रहता कि जेड उस घर में था और उसकी डेथ हो गई। यहाँ पर फायर की वजह से जेड की डेथ हुई है, लेकिन फायर की वजह से थेफ्ट कॉज नहीं किया गया है। कुल मिलाके हमको कॉन्सिक्वेंस देखना होगा। इसके बाद सेक्शन 112 में दिया गया है कि कब अबेटमेंट और एक्ट दोनों के लिए ही क्यूमुलेटिव या फिर टोटल पनिशमेंट मिलेगी टू दी अबेटर। अब इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि अगर अबेटेड एक्ट के एडिशन में यदि अबेटर ने खुद ही कोई डिस्टिंक्ट एक्ट किया है विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, तो ऐसे केस में अबेटर को दोनों ही चीजों के लिए लायबल पाया जाएगा। फिर सेक्शन 113 में है लायबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन अफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर। अब ध्यान रखिएगा कि अभी तक हम लोग एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट के बारे में दिया गया है, यानी कि अबेटर का मकसद एक पर्टिकुलर इफेक्ट कॉज करना था, लेकिन उसकी बजाय कोई एक डिफरेंट इफेक्ट हो गया विच वॉज नॉट इंटेंडेड बाय द अबेटर। ऐसे केस में अबेटर लायबल होगा फॉर द इफेक्ट कॉज्ड। मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका इंटेंशन किस इफेक्ट को कॉज करने का था, बल्कि जो भी इफेक्ट कॉज हुआ है उसके लिए वो लायबल हो जाएगा। अब देखिए इस इलस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन यहाँ पर आप फिर से पढ़ लीजिए। ए ने बी को इंस्टिगेट किया फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू जेड। बी ने वैसा ही किया जिसकी वजह से जेड की डेथ हो गई। अब यहाँ पर जो इफेक्ट होगा उसके बारे में ए को पता था कि इट वुड लाइकली कॉज डेथ। ऐसे में ए को मर्डर के अंतर्गत ही लायबल पाया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 114 में दिया गया है कि जब एक्ट कमिट हुआ तब अबेटर प्रेजेंट था। इस प्रोविजन का कुल मिला के ये कहना है कि अबेटर की एब्सेंस या फिर प्रेजेंस से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर अबेटर प्रेजेंट है तो ये माना जाएगा कि ही हिमसेल्फ हैज कमिटेड द एक्ट, मतलब वो एक्ट को करने में शामिल था। लेकिन अगर वो एब्सेंट है फ्रॉम द सीन ऑफ द क्राइम तो फिर उसको सिर्फ अबेटमेंट के लिए ही पनिश किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 115 में दिया गया है कि यदि अबेटमेंट उस ऑफेंस के लिए हुआ है जिसके लिए डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्रिस्क्राइब्ड है, और यदि वो एक्ट कमिट नहीं हुआ, मतलब अबेटमेंट तो हुआ बट एक्ट का कंप्लीशन नहीं हुआ। अब ऐसे केस में ध्यान रखना होगा कि क्या ऐसे अबेटमेंट के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन दिया गया है इन दी आईपीसी और नॉट, और यदि कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया है तो उस केस में अबेटर को 7 साल तक की सजा हो सकती है और उसके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। अब पहले हमने पढ़ा था कि वो एक्ट कमिट नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद इस बारे में बताया गया है कि यदि अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में किसी व्यक्ति को हार्म कॉज किया गया है, मतलब यहाँ पर एक्ट के पूरे होने की बात नहीं है बल्कि हार्म कॉज करने की बात की गई है, ऐसे में अबेटर को 14 साल तक की सजा हो सकती है और उसके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इलस्ट्रेशन देख लीजिए। ए ने बी को इंस्टिगेट किया फॉर मर्डरिंग जेड, लेकिन ऑफेंस कमिट नहीं हो पाया, मतलब बी जेड का मर्डर नहीं कर पाया। अब यहाँ पे अगर बी
जेड का मर्डर कर देता तो ही वुड हैव बीन सब्जेक्ट टू पनिशमेंट ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। लेकिन जब एक्ट कमिट नहीं हुआ है तो ए एज एन अबेटर को 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। जबकि अगर सेम केस में जेड को या फिर किसी व्यक्ति को हार्म कॉज होता तो ए वुड हैव बीन लायबल फॉर जेल टाइम अप टू 14 इयर्स एंड फाइन। इसके बाद सेक्शन 116 में उन ऑफेंसेस की बात की गई है जिनमें इम्प्रिजनमेंट प्रेस्क्राइब्ड है, लेकिन जो ऑफेंस है वो कमिट नहीं हो पाया है। और यदि ऐसे केस के लिए कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है इन दी आईपीसी, तब क्या होगा? ऐसे केस में जो ऑफेंस है उसके लिए जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड की गई है उसका 1/4 एबेटर को सर्व करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए ए ने बी को इंस्टिगेट किया फॉर कॉजिंग एन ऑफेंस जिसके लिए 10 साल की सजा है, लेकिन बी ने उस एक्ट को कमिट नहीं किया। ऐसे केस में ए के ऊपर 1/4 ऑफ 10 इयर्स जो कि उस ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट है वो मिलेगी, यानी कि इस केस में 2.5 इयर्स। ध्यान रखेगा कि फाइन के केस में ये फ्रैक्शन नहीं लिया जाएगा और फाइन उतना ही हो सकता है जितना कि ऑफेंस के लिए दिया गया हो, या फिर दोनों ही। इसके बाद अबेटर या फिर अबेटेड दोनों में से कोई भी यदि पब्लिक सर्वेंट है तो उस केस में क्या होगा? अब देखिए, इस प्रोविजन के हिसाब से यदि पब्लिक सर्वेंट ऑन द साइड ऑफ द अबेटर है, यानी कि उसने ऑफेंस का अबेटमेंट किया है, तो उसको ऑफेंस के हिसाब से पनिशमेंट प्रेस्क्राइब की जाएगी। ध्यान रखेगा कि ये एक ऐसा पब्लिक सर्वेंट है जिसकी ड्यूटी है फॉर प्रिवेंटिंग एनी ऑफेंस। अब पहले हमने पढ़ा था कि 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हाफ की बात की गई है। मतलब पब्लिक सर्वेंट्स ज्यादा लायबल होंगे इफ दे हैव अ ड्यूटी टू प्रिवेंट द ऑफेंस। अब हमको कई बार ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है जहां पर पुलिस पर्सनल्स थेफ्ट में शामिल होते हैं बिकॉज दे हैव सफिशिएंट इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अब मान लीजिए ए और बी दो लोग हैं जिसमें से बी एक पब्लिक सर्वेंट है एंड एज अ पुलिस ऑफिसर इनकी ड्यूटी है फॉर प्रिवेंटिंग द ऑफेंस। अब मान लीजिए दोनों लोगों ने ही किसी व्यक्ति को इंस्टिगेट किया फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस जिसके लिए मैक्सिमम 10 साल की सजा है, लेकिन वो ऑफेंस कमिट नहीं हो पाया। अब ए जो कि एक कॉमन पर्सन है उसको 2.5 साल की सजा हो सकती है, लेकिन बी क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट है जिसकी ड्यूटी है ऑफ प्रिवेंटिंग एनी ऑफेंस, उनको 5 साल की सजा होगी, यानी कि हाफ ऑफ 10 इयर्स। इसके बाद सेक्शन 117 में दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने पब्लिक को भड़काया है या फिर 10 या फिर उससे ज्यादा लोगों को भड़काया है, ध्यान रखेगा यहाँ पे जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो कोई भी स्पेसिफिक अबेटमेंट नहीं है बल्कि जनरल अबेटमेंट है। मतलब अबेटेड पर्सन कोई एक व्यक्ति नहीं है बल्कि पब्लिक है या फिर 10 से ज्यादा लोग हैं। ऐसे केस में जो अबेटर है उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है या फिर उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों ही। इसके बाद सेक्शन 118 में दिया गया है कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इसके बाद सेक्शन 118 में दिया गया है कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ऑफेंस है वो डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, ऐसे एक्ट को कमिट करने के लिए जो भी प्लानिंग है यदि उसको हाइड किया गया है बाय द वे ऑफ इंस्क्रिप्शन या फिर किसी और तरीके से, अब अगर ऐसा ऑफेंस हो जाता है तो उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन अगर ऑफेंस नहीं कमिट हुआ है तो उस व्यक्ति को 3 साल तक की सजा हो सकती है और दोनों ही केसेस में उस व्यक्ति के ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। इसके बाद सेक्शन 119 में दिया गया है कि यदि ऐसा डिजाइन का कंसीलमेंट कोई पब्लिक सर्वेंट करता है तो फिर क्या होगा। ध्यान रखेगा यहाँ पर भी उन्हीं पब्लिक सर्वेंट्स की बात हो रही है जिनकी ड्यूटी है ऑफेंस को प्रिवेंट करना। बाकी सारी लैंग्वेज प्रीवियस सेक्शन की तरह ही है। अब अगर ऐसे केस में ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उस पब्लिक सर्वेंट को मैक्सिमम टर्म का 1/2 तक की सजा मिल सकती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर दिया गया है मे एक्सटेंड टू। पहले जब हमने इसी के बारे में पढ़ा था तो वहां पर ये चीज नहीं दी गई थी। दूसरी तरफ अगर ऑफेंस के लिए पनिशमेंट डेथ का है तो अबेटर को 10 साल तक की सजा हो सकती है। अच्छा, अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो मैक्सिमम टर्म का 1/4 उस एबेटर के ऊपर लगाया जा सकता है। लास्ट में है सेक्शन 120, इसमें भी डिजाइन के बारे में बात की गई है इन रिगार्ड्स टू ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पर भी सारी की सारी लैंग्वेज सेम है, लेकिन लास्ट में दिया गया है कि अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है तो अबेटर को 1/4 तक की सजा हो सकती है एज प्रिस्क्राइब्ड
फॉर दैट ऑफेंस। लेकिन अगर ऑफेंस नहीं कमिट हुआ है तो मैक्सिमम टर्म का 1/8 तक की पनिशमेंट हो सकती है। मतलब अगर किसी ऑफेंस के लिए 8 साल की सजा है और वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो सेक्शन 120 के अंतर्गत उस अबेटर को 1 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये था हमारा एनालिसिस चैप्टर 5 ऑफ आईपीसी का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।